सर आप सैटरडे को कॉल करते अगर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मुझे क्या पता मैम कि आप बिजी हैं कि आपने किस लिए ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि आपसे डन हुआ था कि 9 बजे आप पढ़ेंगी। ठीक है, और आपने खुद वो टाइम डन किया था। ठीक है, उसके बाद भी आप 9 बजे पता नहीं अवेलेबल नहीं थी। खैर चलो, उस दिन की क्लास किसी और दिन ले लेंगे, इस संडे को ले लेंगे। ठीक है, तो सैटरडे वाली क्लास का कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन की क्लास में ले ही लूंगा। और उस दिन इन शॉर्ट मैंने ही छुट्टी मारी थी, तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, चलो। छुट्टी आप मारो तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब मेरा डिस्क्रिशन पे है, मैं क्लास देना चाहूँ ना देना चाहूँ। बट जब मैं मार रहा हूँ तब तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, तो उस दिन की क्लास मैं दे ही दूंगा आपको, टेंशन ना लो उसकी। ठीक है, एक क्लास है मेरी तरफ से पेंडिंग जो कि मुझे लेनी है, तो उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, अच्छा हाँ, इस सैटरडे को भी मेरा एक पेपर है। ठीक, इस सैटरडे को भी मेरा एक पेपर है, तो मैं कह रहा हूँ कि सैटरडे को फिर इस सैटरडे को भी 9 बजे टाइम खाली रखना। ठीक है, सैटरडे को 9 बजे पढ़ लेना। हाँ, इस सैटरडे को मेरा एक और एग्जाम है, तो सैटरडे को 9 बजे फिर से पढ़ लेना है, इस सैटरडे को भी। ठीक, अपना टाइम खाली रखना, मतलब आपको 4-5 दिन पहले एडवांस से बता दिया मैंने कि समय रखना उसका, सैटरडे को 9 बजे रात में। ठीक, क्लियर है ना? ओके, चलो अकाउंट्स में इकोनॉमिक्स और स्टैट्स दोनों का हमारा सिलेबस हो चुका है। डाउट्स वगैरह आप जो होगा आपका वो पूछ लीजिएगा। ठीक, एक और चीज क्लियर कर दूं कि सर क्या कोई रिवीजन क्लास वगैरह चलाएंगे कि नहीं, तो रिवीजन एज सच मुझे ऑनलाइन में कोई नीड लग नहीं रही है रिवीजन करवाने की। ठीक है, तो फालतू में रिवीजन क्लास करने से मुझे कोई नीड ना लग नहीं रही एज सच की रिवीजन क्लास लगाई जाए, या रिवीजन में 1 महीने और इस पे दिया जाए, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो एक बार नहीं 100 बार आप देख सकती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप रिवीजन के लिए कहेंगी, अगर रिवीजन क्लास चलानी है तो चला देंगे। ठीक है, वो आप देख लेना, बट एज सच मुझे नीड नहीं लग रही, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑफलाइन में रिवीजन के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि वहाँ चीज़ रिकॉर्डेड नहीं रहती। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहरा दो तो वो नीड लगती है, बट यहाँ पे क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो आई थिंक नीड नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा आपको सुविधाजनक लगे, अगर आपको लगेगा तो फिर उसके लिए भी क्लास लगा लेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जाम्स हमें समय भी मिलता है रिवीजन के लिए कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो नया चैप्टर अब हमें अकाउंट्स में शुरू करना है, वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको हम कहते हैं, अच्छा हाँ इन सबसे याद आया, क्या कहते हैं कि इसकी पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, इसकी पीडीएफ बड़े आराम से कहीं भी यूट्यूब गूगल पे सर्च मानो, डीके गोयल की इसकी पीडीएफ मिल जाती है, तो इसको हम डीके गोयल से ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक, ये डीके गोयल की पीडीएफ है। थोड़ा दिक्कत यह है कि ये सॉल्व्ड पीडीएफ है, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर सॉल्व्ड है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। जब भी आप इसमें से क्वेश्चन अगर करो तो आप क्या करो, सोल्यूशन ना देखो, बस ये बात है। ठीक, जो मेरी वाली बुक थी उससे भी मैं एक चैप्टर दे सकता था, बट क्योंकि डीके गोयल की रेडिली अवेलेबल थी गूगल के ऊपर, तो मैंने कहा चलो डीके गोयल की है तो उसी से करते हैं। बाकी हर चैप्टर की रखते नहीं है ये लोग। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी अकाउंटिंग हमें सीखनी है।
ठीक। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं इनको हम कहते हैं एनजीओ। एनजीओ को ही कहा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो एनजीओ जो है उनको हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो एनजीओ का मतलब आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, नॉन एनजीओ जो होते हैं वो नॉन प्रॉफिट होते हैं। उनका बिजनेस करने का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। दुनिया में जितने भी बिजनेस फॉर्म्स हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस करने का क्या है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है। बट एनजीओ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है, बल्कि सोसाइटी के लिए सर्विस रेंडर करना होता है। सोसाइटी के लिए क्या करना होता है? त्याग करना होता है, ठीक। तो सोसाइटी के लिए जो लोग त्याग करते हैं, जो सैक्रिफाइस करते हैं, जो उन्हें सर्विस देते हैं, जो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें देते हैं, उसकी हमें अकाउंटिंग करनी है। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में सीखना क्या है कि एक एनजीओ की अकाउंटिंग किस तरह की जाती है, क्योंकि एनजीओ एक प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। बैलेंस शीट खैर बनाएंगे, इसकी भी बैलेंस शीट इसकी भी बनेगी, बट बैलेंस शीट इसकी थोड़ी सी अलग होगी नॉर्मल बिजनेस से। बट ट्रेडिंग पीएल इसका नहीं बनता है, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं ना, यहां पे हम बनाते हैं एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक। क्या बनाते हैं? एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जो कि बनता है बिल्कुल आपके कैश अकाउंट की तरह। कैश अकाउंट की तरह क्या? मुझे एक सवाल का जवाब देना कि कैश अकाउंट के डेबिट पे क्या लिखी होती है? रिसीट्स की पेमेंट्स। कैश अकाउंट के डेबिट पे रिसीट्स लिखी होती है कि पेमेंट्स? इस सवाल का जवाब दो जरा। बिल्कुल मैम, कैश अकाउंट के डेबिट पे रिसीट्स लिखी होती है और कैश अकाउंट के क्रेडिट पे सारी पेमेंट्स लिखी होती है बिजनेस की, ठीक है। कैश अकाउंट के डेबिट पे सारी रिसीट्स लिखी होती है और कैश अकाउंट के क्रेडिट पे सारी पेमेंट्स लिखी होती है बिजनेस की, ठीक। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम बनाते हैं एक एनजीओ का, जो कि बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह बनेगा। यानी इसमें क्या किया जाएगा? इसमें बिजनेस एक एनजीओ के सारे रिसीट्स, यानी जब जब बिजनेस में कैश इनफ्लो होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और सारी पेमेंट्स यानी जब जब बिजनेस से कैश आउटफ्लो होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। सेकंड, हम इसमें बनाते हैं एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक एनजीओ के लिए। क्या करते हैं? हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जो कि आपका काम करता है एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नॉर्मल बिजनेसेस में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन एक एनजीओ के लिए बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, पीएल अकाउंट के डेबिट पे हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस की इनकम। पीएल अकाउंट के डेबिट पे क्या लिखते हैं हम? एक्सपेंसेस की इनकम। एक्सपेंसेस। और क्रेडिट पे क्या लिखते हैं? इनकम्स, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा कि उसके डेबिट पे लिखा जाएगा एक्सपेंसेस और क्रेडिट पे इनकम्स, ठीक है। और तीसरी चीज इसमें जो बनेगी वो बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जो बनेगी बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आप बनाती थी। किसकी? फॉर्मेट वाइज बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे आप नॉर्मल बिजनेसेस की बना रही थी, ठीक है। बस थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, क्योंकि एनजीओ में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं वो नॉर्मल बिजनेसेस से थोड़ा अलग होते हैं, ठीक है। नॉर्मल बिजनेसेस से थोड़ा अलग एसेट लाइबिलिटीज होते हैं एनजीओ के, तो उसी चीज का फर्क होगा, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। क्लियर है? क्या इतना ये क्लियर है? क्या इतना ये क्लियर है?
अब आपको ये मैं बता दूं कि ये चैप्टर जो होगा ये इससे आएगा 8 से 12 नंबर का, इस चैप्टर से भी पेपर में, ठीक है। 8 to 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से भी, जैसे सिंगल एंट्री से आ रहे थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट मतलब आपके फाइनल अकाउंट से आ रहे हैं, वैसे इससे भी उतने ही आएंगे, ठीक है। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है? अभी तक जितना डिस्कस किया क्लियर है? आपको तीन चीजें, जब कोई डेटर मनी दे देता है जिसमें डेटर शो किया जा चुका है, क्या कह रही है? जब कोई डेटर मनी दे देता है जिसे डेटर शो किया जा चुका है और इसने मनी दे दिया है, हाँ, तो कोई डेटर अगर मनी दे देता है तो उसने पैसा दे दिया है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा और डेटर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, है? यही पूछ रही हो? यही डाउट है क्या डेटर की पेमेंट से रिलेटेड? तो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा, डेटर अगर पेमेंट करता है तो उसको पीएल अकाउंट में थोड़ी दिखाया जाएगा, बैड डेट रिकवर्ड को दिखाया जाता है पीएल के क्रेडिट पे। क्यों? क्या? क्योंकि जब डेटर पेमेंट कर रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसमें पीएल कहीं आ ही नहीं रहा है, और पीएल आ नहीं रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। पर उसने तो पे कर दिया है, वो इनकम है, तो वो इनकम है तो वो कैश में पड़ेगा ना। आपका उससे क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। इनकम इनकम उससे पेमेंट लेना नहीं है, डेटर से जो पेमेंट मिल रही है ये इनकम नहीं है। जब डेटर को सेल्स की थी, इस एंट्री से भी पहले ये वाली एंट्री की होगी ना आपने, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री की होगी ना आपने, और ये जो सेल्स आपने की है ये आपकी इनकम है। यहां पे आपने इस पेमेंट को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब जो पेमेंट उससे रिसीव हो रही है तो ये दोबारा रिकॉर्ड करके आप टू इफेक्ट्स नहीं डाल सकती एक ही ट्रांजैक्शन के, ठीक है। जब आपने यहां पे पहले ही कर लिया होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के थ्रू आपने पहले ही इस इनकम को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो अब आपको इसको दोबारा पीएल अकाउंट में जब ये पेमेंट मिल रही है एक्चुअल में, तो अब आप इसको दोबारा रिकॉर्ड करके, ठीक है, तो अब आप इसको दोबारा अगर रिकॉर्ड करेंगी, ठीक है, अपने पीएल अकाउंट में, तो टू इफेक्ट्स हो जाएंगे ना, और एक ट्रांजैक्शन के दो जगह इफेक्ट्स कैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इनकम आपकी यहीं पे रिकॉर्ड हो गई थी, ठीक है, क्योंकि आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है। तो फिर इस एंट्री को कैसे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में? किस एंट्री को? यही वाली, पैसा रिसीव करने वाली। चलो एक सेकेंड, हाँ, तो इस एंट्री को प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में कुछ ऐसे ही देखो। पहली चीज तो ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनकम को तब रिकॉग्नाइज नहीं करना है जब वो एक्चुअल में कैश आपको रिसीव हुआ हो। कैश आपको रिसीव बाद में होगा, लेकिन इनकम को रिकॉर्ड तब कर लेना चाहिए जब वो एक्चुअल में ड्यू हुई हो, और वो ड्यू कब हुई है, जब आपने सेल्स कर दी थी एक्चुअल में। तो इनकम आपने यहीं पर ड्यू कर ली है,
तो इसलिए जब ड्यू करी यानी जब उसको सेल्स किया तभी आपने ये क्रेडिट सेल्स मान के इसको क्या कर लिया होगा, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दिया होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे सेल्स में इसको ऐड कर दिया होगा। ठीक, अब जब उससे पेमेंट मिली है और फिर क्या किया होगा दूसरा, जब ये वाली जब डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया था तो उस समय ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सेल्स बढ़ गई होगी आपकी, प्लस बैलेंस शीट में एसेट्स में डेटर्स की वैल्यू कम हो गई होगी, बढ़ गई होगी, सॉरी, डेटर्स की वैल्यू। अब जब पेमेंट कर दी है आपको, जब उस डेटर ने आपको पेमेंट कर दी है तो आप क्या कर देंगी, तब उस डेटर की वैल्यू कम कर देंगी। ठीक है, क्योंकि डेटर क्रेडिट किया जा रहा है उस सिचुएशन में और कैश की वैल्यू, कैश या बैंक की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट हो रहे हैं इसके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, डेटर से माइनस होगा क्योंकि पेमेंट मिल रही है ना, डेटर की वैल्यू कम होगी ना जब डेटर पेमेंट कर देगा, तो उसमें से माइनस होगा और कैश या बैंक में ऐड हो जाएगा क्योंकि पेमेंट मिली है, तो कैश बैंक आपके पास बढ़ जाएगा। हम्म अब ये बताओ, एनपीओ का ये क्लियर है जो अभी डिस्कस किया कि एनपीओ में टोटल 3 अकाउंट्स बनते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ये जो बात क्लियर है कि एनपीओ में टोटल 3 अकाउंट बनते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ कि एक एनपीओ की इनकम आपको क्या क्या लगती है। एनपीओ के पहले तो खर्चे बात करते हैं, एनपीओ के एक एनजीओ के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, ये ज्यादा आसान है। पहले तो एक एनजीओ के क्या क्या खर्चे होते हैं। क्या क्या डोनेशन, एक एनजीओ डोनेशन जरूर करता है, पहला खर्चा तो डोनेशन हो गया। फिर और क्या क्या होता है, एनजीओ में भी काम करने वाले भी इंप्लॉइज होते हैं, उनको भी सैलरी की जरूरत पड़ती है, सैलरी उनको भी देनी होती है, तो सेकंड खर्चा क्या हो गया, सैलरी। ठीक, तो पहला क्या हो गया, डोनेशन, फिर सैलरी, और क्या क्या खर्चा, जिस जमीन पे एनजीओ खड़ा है वहां रेंट भी देना पड़ेगा, तो भी एक खर्चा है। ठीक है, एनजीओ का ज्यादातर इंश्योरेंस करवाना पड़ता है कई चीजों का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम। और बताओ, और कोई खर्चा।
और कोई खर्चा? नहीं? चलो, और भी जो खर्चे आपने जैसे प्रॉफिट लॉस में देखे थे फाइनल अकाउंट्स में, वैसे खर्चे यहाँ पे भी हो सकते हैं, टेलीफोन वगैरह के, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के। ठीक है, प्रिंटिंग वगैरह के, स्टेशनरी वगैरह के, और फिर आखिरी में एक्सेट्रा, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं एक एनजीओ के। ठीक। अब बात करी जाए इनकम्स की, तो इनकम्स क्या क्या हो सकती हैं एक एनजीओ की? तो एनजीओ की कोई भी इनकम पता है आपको? चैरिटी, चैरिटी तो सबसे पहले ले चुके हैं, डोनेशन। बताओ, कोई इनकम पता है एनजीओ की? फंड्स, हाँ बिल्कुल, फंड्स बनते हैं एक एनजीओ में। ठीक है, बट फंड्स एक तरीके से रिजर्व हो गया। ठीक है, फंड जो होगा वो प्रॉफिट से बचा के बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। जैसे 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उस पूरे 40,000 को प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने की जगह 5,000 रुपए क्या कर दो, एक गुल्लक में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और बचे हुए 35,000 को क्या करो, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करो। तो ये 5,000 जिस गुल्लक में ट्रांसफर किया, इसको हम फंड या रिजर्व कहते हैं। ठीक है, तो फंड या रिजर्व एक लाइबिलिटी होती है, ना कि उसको इनकम कहे। ठीक है, तो वो इनकम नहीं है बल्कि एक लाइबिलिटी है। और कोई? और कोई नहीं? चलो, किसी भी एनजीओ का अगर आपको मेंबर बनना है ना, किसी भी एनजीओ का अगर आपको मेंबर बनना है, तो एनुअल एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उस एनजीओ का। तो उस सब्सक्रिप्शन के थ्रू एनजीओ की कमाई होती है। ठीक है, एंट्रेंस फीस के थ्रू कमाई होती है। ठीक। और क्या क्या होता है? इंटरेस्ट वगैरह के थ्रू। और 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 डोनेशन वगैरह के भी थ्रू कमाई हो सकती है। जैसे एनजीओ डोनेशन करते हैं, ठीक है, चैरिटी वगैरह करते हैं। ठीक, तो वो उनका खर्चा भी हो सकता है। लेकिन अगर उन्हें डोनेशन मिल रहा है कहीं से, चैरिटी मिल रही है कहीं से, तो वो उनकी कमाई भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? और आगे लिख लेते हैं एक्सेट्रा, कि और भी इनकम्स हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक। चलो मैम,
अब हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, एक एंटरटेनमेंट क्लब है, इसका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक, तो चलो ये काम करते हैं। अब ये देखो, ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, मैंने बताया ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और इससे आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो मैम, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एग्जैक्टली कैश अकाउंट की तरह बनेगा। तो कैश अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता था वो यहाँ लिखा जाता था, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है डेबिट पे, और यहाँ नीचे क्रेडिट में कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता था, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे लिखना चाहिए इसको। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होने की वजह से। अब हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलते हैं, कैसे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पब्लिक डोनेशन, हाँ वो भी एक तरीके का डोनेशन ही है। चलो, अब जितनी भी रिसीट्स हमको हुई है, जितनी भी रिसीट्स हुई है वो क्या है, मेरी कमाई है, तो उनको मैं इनकम साइड लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी साइड मेरी इनकम की है, ये वाली क्रेडिट वाली। क्रेडिट वाली साइड हमारी इनकम की होती है, क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है इनकम क्रेडिट होता है, इस वजह से। और जो डेबिट वाली साइड है वो मेरी एक्सपेंडिचर की साइड है। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल का वही रूल कहता है कि एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होता है। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है ना, वो जिस भी व्यक्ति से हमने, बीइंग एन एनजीओ, जिस भी व्यक्ति से हमने लाइफ मेंबरशिप फीस ली होगी, उसकी पूरी लाइफ की फीस ले ली है ना, वो लाइफ लॉन्ग हमारे एनजीओ में आ सकता है, उससे और फर्दर पेमेंट नहीं ली जाएगी। तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस ली है उससे, ये उसकी पूरी जिंदगी के लिए ले ली है। तो पूरी जिंदगी तक, पूरी जिंदगी भर उसको एनजीओ में एंट्री देने के लिए हम लायबल हो गए ना, उसको पूरी जिंदगी भर एनजीओ में एंट्री देने के लिए लायबल हो गए ना, इसीलिए लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी नॉर्मल रिसीट या नॉर्मल इनकम नहीं है, बल्कि ये हमारी लायबिलिटी बन गई है। ठीक, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी, बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। नेक्स्ट है लॉकर का रेंट आया है, हमने कोई लॉकर बना के रखा है जिसमें हम लोगों के सामान रखते हैं और उसके थ्रू इंटरेस्ट वगैरह कमाते हैं, तो वो लॉकर पे 22,000 की इनकम हो रही है, तो इसको लिख लेते हैं बाय लॉकर्स रेंट। एंट्रेंस फीस 5700 रुपीज। ठीक है, सेकेंड इनकम है मेरी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन। सर यहाँ सब्सक्रिप्शन 3 साल के दे रखे हैं, 17, 18, 18, 19 और 19, 20। हमें कौन सा लेना है? आपका साल देखो कौन सी डेट पे खत्म हो रहा है, आपका साल कौन सी डेट पे खत्म हो रहा है? आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को।
ठीक है, आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को, और 31 मार्च 2019 ये क्या है, साल की अंतिम तारीख है। ठीक है, और इस साल की ओपनिंग तारीख क्या होगी, 1 अप्रैल 2018। ठीक है, ओपनिंग तारीख क्या होगी, 1 अप्रैल 2018। तो ये साल क्या कहलाएगा, 2018-19। ठीक है, ये साल क्या कहलाएगा, 2018-19। तो हमें सब्सक्रिप्शन कौन सी लाना है, हमें सब्सक्रिप्शन हम ये वाला लेंगे, 2018-19 वाला। अब 2018-19 में मेरा सब्सक्रिप्शन कितना है, 3,46,000। 2018-19 में सब्सक्रिप्शन 3,46,000। नेक्स्ट, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। हमें डोनेशन मिला है किसके लिए, स्विमिंग पूल के लिए। तो जो डोनेशन मिला है स्विमिंग पूल के लिए, इससे हम क्या करेंगे, स्विमिंग पूल बनवाएंगे। अब स्विमिंग पूल कोई 1 साल में तो बन नहीं जाएगा, या तुरंत तो बन नहीं जाएगा, इसको बनने में कुछ समय लगेगा। तो ये जो पैसा मिला है ये मेरी इनकम नहीं कहलाएगी, बल्कि ये मेरी लाइबिलिटी है। ये भी क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि मुझे इसके बदले स्विमिंग पूल बना के देना है। तो जब तक नहीं बनवा के दूंगा तब तक मैं इसको अपनी इनकम नहीं मान सकता। ठीक है, इंटरेस्ट 15,000 रुपए। इसको मैं यहां लिखूंगा 15,000। मिसलेनियस इनकम 700 रुपए, इसको भी यहां क्रेडिट कर देते हैं। और इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट 12,000 रुपए, बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। उसके बाद एक्सपेंडिचर्स, पेमेंट्स पे आते हैं। वो हमारे क्या है, एक्सपेंडिचर्स है, तो उनको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले रेंट 48,000, इसको डेबिट कर लेते हैं। फिर फर्नीचर आपने परचेज किया है, तो आपको पता है फर्नीचर परचेज करना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फर्नीचर परचेज करना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फर्नीचर हम परचेज करते हैं तो हमारी कैश में से वैल्यू कम होती है, कैश या बैंक में से, और हमारा जो एसेट है फर्नीचर का वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमने फाइनल अकाउंट्स में सीखा ही है। ठीक, तो इसीलिए फर्नीचर परचेज कभी पीएल में नहीं लिखा जाता था। जो भी हम फर्नीचर परचेज करते थे उसको पीएल में नहीं लिखते हैं, और पीएल में लिखते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट में भी नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है सैलरी। एक सेकेंड,
40। इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600 और टेलीफोन चार्जेस 18,200। दोनों को यहाँ डेबिट करेंगे। टेलीफोन चार्जेस 18,200। उसके बाद नेक्स्ट, प्रिंटिंग किया है और आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया। इन्वेस्टमेंट परचेज करना अगेन एसेट्स है हमारा, तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखा जाएगा, प्रिंटिंग लिखा जाएगा 4100 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? प्रिंटिंग लिखा जाएगा यहाँ पे। चलो, तो अब सारे ट्रांजेक्शन हो गए रिसीट्स एंड पेमेंट्स के। ठीक है, अब हमारे सारे ट्रांजेक्शन हो गए रिसीट्स एंड पेमेंट्स के। तो अब जरा आप टोटल करके बताओ, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? जरा आप टोटल करके बताओ, डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल कितना है?
जी, टोटल्स निकाले आपने। एक मिनट, कहाँ एक मिनट दे मैम, दिया तो एक मिनट। आपका एक मिनट 10 मिनट में पूरा होता है, अब कहाँ किया जाए, हमें टोटल कर दें। डेबिट का आ रहा है 322,900, ठीक है। डेबिट का आ रहा है 322,900। क्रेडिट का क्रेडिट का क्रेडिट का आ रहा है 4,01,400, ठीक है। डेबिट का आ रहा है 322,900 और क्रेडिट का आ रहा है 4,01,400। तो बैलेंस कहाँ बचा? ऑब्वियसली डेबिट में, ठीक है। बैलेंस कहाँ बचा? ऑब्वियसली डेबिट में। कितना? 4,01,400 माइनस 322,900 कर दो। क्या? 4,01,400 माइनस 3,22,900 कर दो। कितना आएगा? 78,500। क्या आ रहा है? 78,500, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो प्रॉफिट है हमारा, नेट प्रॉफिट। नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट लॉस नहीं बोला जाता है, बल्कि यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो इसको हम कहेंगे सरप्लस, ठीक है। और अगर लॉस आ रहा है तो उसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी, यानी यहाँ पे बैलेंस बचेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी, ठीक है। डेफिशिएंसी, और कुछ लोग डेफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक। तो अगर बैलेंस इस तरफ बचेगा डेबिट की तरफ तो उसको हम कहेंगे सरप्लस, ठीक है। और अगर बैलेंस क्रेडिट की तरफ बचेगा तो उसको हम कहेंगे डेफिशिएंट या डेफिशिएंसी, ठीक है। सरप्लस इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर एंड डेफिशिएंट इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। डेफिशिएंट इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। सरप्लस दिखा रहा है कि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, और डेफिशिएंट क्या दिखा रहा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? इस तरीके से आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और रिसीट एंड पेमेंट तो उसमें आपने बना देखा ही है। तो इस तरीके से कुछ हिसाब किताब, इस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। क्वेश्चन में देखो दो तीन बातें हो सकती है, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे सकता है और आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने को कह सकता है, ठीक। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे सकता है जिससे आपको रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और हो सकता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जिससे आपको तीनों बनाना पड़ जाए, ठीक है। जिससे आपको क्या करना पड़ जाए? तीनों बनाना पड़ जाए, ठीक। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का कॉन्सेप्ट बताया था। मुझे बताओ, अगर मेरी कोई रिसीट, मैं कह रहा हूं कैपिटल रिसीट है, अगर मेरी कोई रिसीट मैं कह रहा हूं कैपिटल रिसीट है, तो उसको मैं कहां पे शो करूंगा? उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूंगा कि उसको मैं बैलेंस शीट में शो करूंगा? अगर मैं कह रहा हूं मेरी कोई रिसीट कैपिटल रिसीट है तो उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूंगा कि बैलेंस शीट में शो करूंगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहा? लायबिलिटीज की एसेट्स? एसेट्स क्यों मैम? रिसीट है,
ठीक है, पैसा मिल रहा है आपको, ठीक। जब आप कहीं पैसा लगाती हो और फ्यूचर में उससे रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है तो वो एसेट है। और यहां तो आपको पैसा कहीं से मिल रहा है, ठीक है, कहीं से पैसा मिल रहा है तो आपको फ्यूचर में रीपे करना पड़ेगा ना उसे, आपको उसको फ्यूचर में पैसा रीपे करना पड़ेगा। तो ये आपकी कैपिटल रिसीट है, ठीक है। और कैपिटल रिसीट है तो इसको लाइबिलिटीज में शो करना होगा बैलेंस शीट में, ठीक है, इसको कहा लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में शो करना होगा, ठीक। और रेवेन्यू रिसीट जो है वो हमारी क्या होती है, वो रेवेन्यू रिसीट जो हमारी रोजमर्रा की रिसीट्स है बिजनेस में, ठीक है। कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट में अंतर क्या है, कैपिटल रिसीट यानी अगर किसी सोर्स से एक बार इनकम मिल रही है, ठीक है, जैसे ए ने बी को अपनी पूरी जिंदगी में, ठीक है, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कहूं, लेकिन ए ने बी को मान लो बस एक बार क्या किया, पैसे दिए हैं, ठीक है, ए ने बी को एक बार पैसे दिए हैं, तो ये क्या है, ये केवल एक ही बार पैसा मिल रहा है ना ए से जो है केवल एक ही बार पैसा मिल रहा है, तो ये जो रिसीट है ये कैपिटल रिसीट है बी के लिए, ठीक है। लेकिन ए जो है अगर वो नियमित अंतराल पे बी को पैसे देता रहता है, ठीक है, हर थोड़े समय पे पैसे इसको देता ही रहता है बी को, तो ये क्या है, ये रेवेन्यू रिसीट है। और रेवेन्यू रिसीट बिजनेस की मेन रिसीट्स में से एक होती है और इसीलिए इसको क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है, ठीक है। इसीलिए रेवेन्यू रिसीट को क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसको शो किया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। ओके, तो चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो इसी बात पे है। ये देखो यहां पे आ रहा है एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, केस 1, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब एंट्रेंस फीस क्या है, वो तो भाई एक एनजीओ के लिए कमाई है, एक एनजीओ के लिए एंट्रेंस फीस क्या है, कमाई है 1.5 लाख रुपए, ठीक। तो ये एनजीओ के लिए कमाई है 1.5 लाख रुपए। तो अगर केवल ऐसे लिखा हुआ एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1.5 लाख रुपए तो आप इसको क्या मानोगी, आप इसको रेवेन्यू रिसीट मानोगी, ठीक है, आप इसको क्या मानोगी, रेवेन्यू रिसीट मानोगी। और पूरी की पूरी रेवेन्यू रिसीट ये 1.5 लाख रुपए क्या होंगे, ये सारे के सारे पैसे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो किए जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, ये एक तरीके से आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही तो है। और मैंने बताया ना सारी की सारी रेवेन्यू रिसीट्स कहां लिखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, इनकम साइड पे, ठीक, क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी हम 1.5 लाख को क्या मान रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट, ठीक। अब केस 2 देखो क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 1.5 लाख रुपए। यहां पे आपको एंट्रेंस फीस कितनी मिली है, 1.5 लाख रुपए। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू ट्रीट एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। अब यहां पे कंपनी की पॉलिसी क्या है कि एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसीट माने। कुछ नहीं दिया था तो हमने क्या किया था, रेवेन्यू रिसीट माना था। यहां तो साफ साफ कह रहा है कि रेवेन्यू रिसीट मानो इस पैसे को, ठीक है। कुछ नहीं दिया था वहां ऊपर वाले पॉइंट में, ऊपर वाले केस में, तो हमने रेवेन्यू रिसीट माना था। और यहां तो क्लियर कट दे रहा है कि रेवेन्यू ही मानो, तो रेवेन्यू मानने को कह रहा है तो पूरा का पूरा पैसा फिर से हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे बाय एंट्रेंस फीस 1.5 लाख रुपए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारा पीएल होता है, इस वजह से। क्यों, रेवेन्यू रिसीट्स को कहां शो करते हैं, पीएल के क्रेडिट पे, ठीक। केस 3 देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 1.5 लाख रुपए, ठीक है। 16-17 में एंट्रेंस फीस कितनी रिसीव हुई है, 1.5 लाख रुपए। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू ट्रीट एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीट, ठीक है। ये कंपनी की पॉलिसी है कि एंट्रेंस फीस को क्या माने, कैपिटल रिसीट। अब ये 1.5 लाख रुपए क्या है, ये मेरी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि ये जो 1.5 लाख रुपए एंट्रेंस फीस आपको रिसीव हो रहा है, इसका पूरा का पूरा क्या मानो, कैपिटल रिसीट। अब ये कैपिटल रिसीट है तो क्या है ये मेरे लिए, ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं कैपिटल फंड में जोड़ देता हूं, ठीक है।
इसको मैं कैपिटल फंड में जोड़ देता हूं, या तो मैं एक और काम कर सकता हूं कि इसको बैलेंस शीट में क्या करूं, एज अ सेपरेट लाइबिलिटी भी शो कर सकता हूं। बैलेंस शीट हमारी कैसे बनती है, कुछ जरूरी भी नहीं है कि इसको आप कैपिटल में ही जोड़ो, ठीक है, कोई जरूरी भी नहीं है आप इसको कैपिटल में जोड़ो, आप इसको एज अ सेपरेट लाइबिलिटी भी शो कर सकते थे। ठीक, एंट्रेंस फीस 1,50,000, ठीक है, एज अ सेपरेट लाइबिलिटी आप इसको शो कर सकते थे। ठीक, चलो और लास्ट केस है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 फीस रिसीव 1.5 लाख रुपए, एंट्रेंस फीस अब आपको 1.5 लाख रुपए रिसीव हुई। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द कंपनी द क्लब है 40% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। ठीक है, 1.5 लाख रुपए आपको एंट्रेंस फीस के मिले हैं, और ये पॉलिसी है क्लब की क्या, कि जितनी भी एंट्रेंस फीस रिसीव होगी उसमें से 40% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, यानी उसको कैपिटल रिसीट मान लेना है। ठीक है, जितनी भी आपको एंट्रेंस फीस रिसीव हो रही है उसमें से 40% एंट्रेंस फीस को हमें क्या मानना है, कैपिटल रिसीट, यानी बची हुई 60% रिसीट क्या होगी, वो हमारी रेवेन्यू रिसीट होगी। ठीक है, तो अब चलो इसको करते हैं। 1.5 लाख रुपए हमें मिली है रिसीट एंट्रेंस फीस की, इसका 40% कितना होता है, 1.5 लाख का 40% होता है 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज की जो एंट्रेंस फीस है वो क्या है, वो मेरी कैपिटल रिसीट है। इसको मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो करना है। और बची हुई 60% की जो रेवेन्यू रिसीट है, जो मेरी एंट्रेंस फीस है, वो मेरी क्या होगी, रेवेन्यू रिसीट, यानी 90,000 रुपीज की, ये मेरी क्या है, रेवेन्यू रिसीट। इसको मैं क्या करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के या पीएल अकाउंट के क्रेडिट पे शो करूंगा। ठीक है, तो देखो 90,000 रुपीज की एंट्रेंस फीस क्या है, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट पे शो है, और 60,000 की आपने लाइबिलिटी मानी है। चाहो तो इस 60,000 को अलग लिख सकती हो लाइबिलिटी में, और चाहो तो इसको कैपिटल फंड में जोड़ सकती हो, बात तो एक ही होगी। ठीक है, कैपिटल में जोड़ दोगी तो इससे कैपिटल फंड आपका बढ़ जाएगा, कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी, और एज अ सेपरेट नॉन करंट या करंट लाइबिलिटी के तरह भी इसको शो किया जा सकता है एंट्रेंस फीस को, क्योंकि है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी। ठीक है, जो रिसीट आप कैपिटलाइज कर रही हो वो क्या है हमारे लिए, एज अ लाइबिलिटी ही है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो चलो ठीक है मैम, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, हमने बेसिक्स डिस्कस कर लिया इस चैप्टर के, क्या क्या करना होता है। अब काफी कुछ बेसिक्स में अभी भी डिस्कस करना है इस चैप्टर का। ठीक है, और वो डिस्कस करने के बाद हम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो इस चैप्टर से आते हैं। ठीक, चलो फिर। हाँ मैम, आपकी फीस वो आप कब तक पे कर रही हैं? जी, आज कर देंगे। ओके, ठीक है मैम, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।